क्या हुआ? क्या हुआ? ओ लड़का कौन लड़का है? हम लोग को पढ़ना है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ। कल हम बताए थे कि ओम्स लॉ में कि किसी भी कंडक्टर की बात नहीं करो। ओम्स लॉ में क्या होता है कि किसी कंडक्टर की, पहली बात तो ओम्स का पूरा नाम बताओ क्या है ओम का? हाँ, जॉर्ज साइमन ओम। ठीक है, यह इलेक्ट्रिक करंट फ्लो से रिलेटेड एक लॉ दिए थे। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कैसे कंडक्टर में होता है उससे रिलेटेड एक लॉ दिए थे जिसको हम ओम्स लॉ कहते हैं। इनके अकॉर्डिंग क्या है कि अगर किसी कंडक्टर की फिजिकल कंडीशन मतलब टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाए तो इस कंडक्टर के थ्रू फ्लो होने वाली जो करंट होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो अप्लाई किया जाएगा पोटेंशियल। ठीक है, या उसको हम लिख सकते हैं किस रूप में, चलो इसको वर्ड में नहीं लिखते हैं, सीधे मैथमेटिकल लिख देता हूं। इसको लिख सकते हैं आई प्रोपोर्शनल टू भी, या भी प्रोपोर्शनल टू आई, या भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ कांस्टेंट आएगा आर आई ए, भी इक्वल टू आर आई, जहां आर क्या है तुम्हारा कांस्टेंट है, आर तुम्हारा प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है जिसको क्या कहते हो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, या इसी को कहते हो रेजिस्टेंस। ये जनरली क्लास 10th में आप पढ़े हैं, या इसको लिख सकते हो आर इजकल टू वी अपॉन आई, आई। ठीक है, अब भी और आई में अगर ग्राफ ड्रा करिए, अगर आप वाई एक्सिस को क्या ले लो आई और एक्स एक्सिस को क्या ले लो भी, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि जब भी यानी जिस रेशियो में भी को इंक्रीज करोगे उसी रेशियो में आई भी इंक्रीज होगा। मानिए इसका मतलब है कि एक स्ट्रेट लाइन ड्रा मिलेगा, लेकिन और आई और भी में खींचोगे तब यहाँ पे जो स्लोप बनेगा थीटा, उसकी वैल्यू क्या होगी tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन आर। tan थीटा इक्वल टू जो स्लोप मिलेगा वह तुम्हारा एक tan थीटा जो होगा 1 अपॉन आर होगा। या इसी को क्या लिखो, क्योंकि आई और भी है ना, और स्लोप कैसे निकालते हो वाई एक्सिस अपन एक्स एक्सिस, तो आई अपन भी जब करोगे क्या हो जाएगा 1 अपन आर ही तो होगा। या अगर इसको चाहो तो भी और आई में अगर ड्रा करोगे, अगर मान लो भी दे दिया और यहाँ पे आई दे दिया, तब फिर ये स्लोप जो होगा वो उसकी वैल्यू क्या होगी tan थीटा इक्वल टू आर। अब अगर क्वेश्चन वगैरह में इस तरह दे देगा तो आपको ध्यान रखना होगा कि यह आई भी ग्राफ है। कौन सा ग्राफ है? आई भी ग्राफ है और ये भी आई ग्राफ है। ठीक है, तो आई भी ग्राफ में tan थीटा इक्वल टू आई अपन आर, और भी आई ग्राफ में tan थीटा इक्वल टू आर। ठीक है, इसका यूनिट और डायमेंशन निकालने के लिए कल बता दिए थे, ओरल ही निकाल लिए थे सब लोग। ठीक है, अब इसका हमको डेरिवेशन करना है। ठीक है, इसका डेरिवेशन करना है, ओम्स लॉ को प्रूफ करना है। तो इसके लिए सिंपल सी चीज है, देखो आई दिया है, किसी भी कंडक्टर में जब करंट आई फ्लो होता है तो आई इक्वल टू क्या होता है एन ई ए भी डी, जहां एन क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां का, टोटल कंडक्टर का, कि फिर केवल पर यूनिट वॉल्यूम का, पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है कि इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम का है। ठीक है, एन इक्वल टू, और ये तुम्हारा क्या हो गया क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये तो पता ही है क्रॉस सेक्शनल एरिया। यहां पे आई इक्वल टू यानी वीडी होता है, जहां वीडी क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी की वैल्यू आप पढ़े हो क्या? अच्छा बताओ ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता कब क्या होता कब है, जब चूंकि ये इसमें तो सारे इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन कर रहा है, जिसको कौन सा वेलोसिटी कहते हो थर्मल वेलोसिटी। और जब उसको किसी बैटरी से कनेक्ट कर देते हो तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में एक डायरेक्शन में फ्लो होने लगता है, यानी जैसे ही बैटरी लगाए वैसे इसके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है कंडक्टर के बीच में, और उसमें जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वीडी वैल्यू क्या होती है ई इंटू ई अपॉन एम इंटू टाउ, याद है ना
डिराइव किया गया था। बाकी जब ई क्या है, ई कितना होगा, ये डिपेंड करेगा कि इसको वोल्टेज कितना दिया गया और इसका लेंथ कितना है। तो ई इक्वल टू क्या होता है, V अपन एल, यानी यह वैल्यू इसी में पुट कर दो, या फिर पहले इसको हम इसमें रख देते हैं। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, जब ये वैल्यू इसमें रखोगे, एन ई ए और V डी की जगह लिख देते हैं E इंटू ई अपान एम इंटू टाउ। तो I इक्वल टू यहाँ पे फिर एन ई ए ई इंटू ई अपान एम इंटू टाउ, या इसको लिख सकते हैं क्या, I इक्वल टू एन ई स्क्वायर ए, एन ई स्क्वायर ए एन ई स्क्वायर ए अपान एम, और ई की जगह क्या लिख सकते हैं, V अपान एल, V अपान एल इंटू टाउ, या इसी को लिख दो आप, या इसको लिख सकते हैं V इक्वल टू, इसको इधर लाओ तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम एल अपान एन ई स्क्वायर ए टाउ, और यहां पे क्या हो जाएगा, इंटू आई हो जाएगा ना, इंटू आई। इसका मतलब ये है कि यह जो टोटल है, इसमें जो मास होगा इसका कांस्टेंट होगा, लेंथ भी क्या है कांस्टेंट है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या है, ए क्रॉस सेक्शन एरिया और आपका रिलैक्सेशन टाइम टाउ, ये सब कांस्टेंट है। इसका मतलब हो गया कि V इक्वल टू, V प्रोपोर्शनल लिख देते हैं इसको, V प्रोपोर्शनल टू I, या V इक्वल टू क्या पढ़े हो, I इंटू आर। तो यहाँ R की वैल्यू क्या है, इसका मतलब है कि जो R है ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, खासकर जी मेंस अगर हम देखोगे तो क्वेश्चन इस पे, चूंकि ये फार्मूला थोड़ा सा बड़ा है, टेढ़ा टाइप लगता है। तो R इक्वल टू क्या हो गया, एम एल अपान एन ई स्क्वायर ए टाउ, ये किसकी वैल्यू है, R की वैल्यू होता है, ठीक है। तो ये R इक्वल टू ये निकल गया। ठीक यार, कि इसका मतलब है कि जो R है देखो, R प्रोपोर्शनल टू एल, R प्रोपोर्शनल टू 1 अपान E, ठीक है। रिलैक्सेशन टाइम में भी देखोगे तो यह क्या हो रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसके बाद है आपका कंडक्टेंस, कल बता दिए थे, कंडक्टिविटी कल बता दिए थे ना, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी कंडक्टेंस अलग अलग है दोनों, कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस बताए थे जिसकी वैल्यू क्या बताए थे, G इक्वल टू 1 अपान R, यानी द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस क्या कहलाता है, हाँ। तो अब इसको G इक्वल टू आप लिख सकते हो क्या, I अपान V, क्या लिख सकते हो, I अपान V, या G इक्वल टू आपका क्या हो सकता है, ये भी हो सकता है, यानी स्क्वायर ए टाउ अपान एम एल, ये भी आपका किसकी इक्वल है, G के इक्वल है, ठीक है। कंडक्टेंस है, क्या है ये, कंडक्टिविटी है, कंडक्टेंस है, हाँ ठीक है। अभी कंडक्टिविटी बाद में लिखते हैं। इसके बाद है आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जिसको क्या कहते हो, रेजिस्टिविटी। ये जनरली आप पढ़े भी हो, R प्रोपोर्शनल टू एल और R प्रोपोर्शनल टू 1 अपान ए, यानी जो रेजिस्टेंस होता है दो चीजों पे डिपेंड करता है, क्लास 10th में आप पढ़े भी हैं। इन दोनों को जब मिला दोगे तो क्या आ जाएगा, R प्रोपोर्शनल टू एल अपान ए, या R इक्वल टू क्या हो गया, रो एल अपान ए, यही रो क्या है, रेजिस्टिविटी, और रो इक्वल टू क्या लिख सकते हो, R ए अपान एल। अच्छा इसकी यूनिट बताओ तो, इसका यूनिट क्या था, इसकी यूनिट क्या है, मोह, या वो इनवर्स, या साइमन, ठीक है, या साइमन, SIEMEN है, वो है, चलो कुछ भी होगा साइमन याद रखो। जो मैं बोला हूं सुनाई दिया ना, साइमन, 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 अच्छा ये हमको कंफ्यूज करेगी। चलो रो इक्वल टू R A अपन एल हो गया ये,
ठीक है, अब इसकी यूनिट वगैरह लिखी लोगे, कोई दिक्कत है नहीं। कल एक डेरिवेशन बताए थे, देखो ये रेजिस्टिविटी जो होती है ना, यह एक फिक्स सब मटेरियल के लिए फिक्स होता है। जैसे मान लो अगर कॉपर का 10 वायर ले लो, क्वेश्चन वगैरह दे दिया, तो सबका रेजिस्टिविटी एक ही होगी, लेकिन अलग अलग जब होगा तभी रेजिस्टिविटी चेंज होगी, जबकि रेजिस्टेंस सबका अलग अलग होगा। कल हम बता दिए थे कि अगर मान लो कि वायर हो जिसका लेंथ कितना हो L, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो A, इस कंडीशन में अगर इसका रेजिस्टेंस क्या हो R हो और रेजिस्टिविटी क्या है रो, तो इसको क्या लिखोगे R इक्वल टू रो L अपॉन A लिखेंगे ना। अब इसी वायर के लेंथ को हमने चेंज कर दिया, चेंज करने का मतलब इंक्रीज कर दिया गया। जब लेंथ को इंक्रीज करोगे तो लेंथ कितना हो गया L डैश और A भी कितना हो गया A डैश, चेंज हो जाएगा ना। अब इसकी रेजिस्टेंस क्या हो गया R डैश, और रो तो सेम रहेगा क्योंकि मटेरियल वही है, मटेरियल वही है इसलिए सेम होगा। अब इन दोनों की लेंथ इंक्रीज करने से क्या इसकी वैल्यू में चेंजिंग होगी, वायर तो उतना ही बड़ा था L ही था, इसको हमने बढ़ा दिया, तो इसको जब आप बड़ा करोगे उसमें दूसरा वायर नहीं ऐड किया गया, उसी वायर के लेंथ को हमने 2 गुना टाइम, तो जब इस इंक्रीज करोगे तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा कम होगा, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगी। यानी जो पहले वैल्यू में इसका कितना था A इंटू L, वह बाद में भी बाद के ही इक्वल होगा, या इसको क्या लिख सकते हो A अपॉन A डैश इक्वल टू L डैश अपॉन L, ठीक है। अब यहाँ पे जब इसकी रेजिस्टेंस R था तो R इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ पे R इक्वल टू रो L अपॉन A, और जब R डैश हो गया तो क्या लिखोगे रो L डैश अपॉन A डैश। हमको ये निकालना है कि जब लेंथ को इंक्रीज किए तो उसके रेजिस्टेंस में इफेक्ट क्या पड़ रहा है, यही फाइंड करनी है। अब दोनों को डिवाइड कर दो, R डैश अपॉन R इक्वल टू रो L डैश अपॉन A डैश अपॉन रो L अपॉन A, रो से रो कैंसिल हो गया, यानी R डैश अपॉन R इक्वल टू इसको क्या लिख सकते हैं L डैश अपॉन A डैश इंटू A अपॉन L, या R डैश अपॉन R इक्वल टू इसको लिख दो L डैश अपॉन L इंटू A अपॉन A डैश। अब A अपॉन A डैश की वैल्यू कितनी है L डैश अपॉन L, इसको लिख दीजिए आप यहाँ पे R डैश अपॉन R इक्वल टू L डैश स्क्वायर हो जाएगा ना, और नीचे भी L स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे L डैश क्या है जो लेंथ इंक्रीज किया गया है, L डैश क्या है जो लेंथ इंक्रीज किया गया है। अब क्वेश्चन में वो टाइम्स में देता है, किस में देता है टाइम्स में, यानी L डैश इक्वल टू मान लो कितना गुना N L समझ रहे हो क्या, यानी पहले का N गुना 2 गुना कर दिया जाए, 3 गुना कर दिया जाए, 4 गुना कर दिया जाए, तो L डैश के जगह क्या आधा गुना कर दो तो 1/2L हो जाएगा, ठीक है। तो जब रखोगे तो क्या हो जाएगा R डैश अपॉन R इक्वल टू N स्क्वायर L स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसिल, यानी R डैश इक्वल टू R इक्वल टू क्या हो गया N स्क्वायर, या R डैश इक्वल टू क्या हो गया N स्क्वायर इंटू R, ये फार्मूला है। तो डायरेक्ट इस फार्मूले पे क्वेश्चन लगा सकते हो कि अगर किसी वायर का रेजिस्टेंस 2 ओम है और उसके लेंथ को हमने 4 गुना बढ़ा दिया तो न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा, तो 2 की जगह R की जगह क्या रखोगे 2 और N की जगह क्या रखोगे 4 का स्क्वायर, ठीक, 16 दूनी 32 ओम हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। नेक्स्ट, अब आप पढ़े अभी R इक्वल टू क्या पढ़े हो R इक्वल टू ML अपॉन NE स्क्वायर A इंटू टाउ, ठीक है। और एक R इक्वल टू अभी पढ़े हो रो L अपॉन A, ठीक है, लेंथ वही है सेम, इसका मतलब दोनों आपस में क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे, तो दोनों की इक्वल लिखोगे क्या मिल गया R L अपॉन A इक्वल टू ML NE स्क्वायर A इंटू टाउ, टाउ ऊपर है, ठीक है ना, तो L अपॉन A से L अपॉन A कैंसिल, तो रो की वैल्यू क्या आ गई M अपॉन NE स्क्वायर टाउ,
सही है, कुछ छूट गया क्या इसमें? ए, ए इंटू टाउ है, तो यहाँ पे टाउ हो जाएगा। ठीक है, तो ए किसकी वैल्यू हो गई? रो की। अच्छा, रो का ई और जे के रूप में निकालो इसकी डिफिनेशन, ई अपान जे। तो उसको डेरिवेशन कैसे करेंगे, कैसे बताओ? हाँ, नहीं, इन दोनों, इस फार्मूले, इन दोनों फार्मूले से निकालो, रो और आर से। हाँ, एक बार देख लो, सारे फार्मूले सही है ना? कोई दिक्कत इसमें, कोई डाउट हो तो पूछ लो। ये समझ लो, इस अभी तक का जो चैप्टर पढ़ो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर ये है और सबसे बड़ा भी है। इसमें सेल वगैरह काफी बड़ा चैप्टर ये है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस बार जो भी इधर जीमेंस हुआ, चयनित हुआ है, सेकेंड ईयर से सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन उठा है तो इसी चैप्टर से उठा है। ये पूरा चैप्टर इतना महत्वपूर्ण चैप्टर है, इस पूरे चैप्टर को अच्छे से तैयार कर लो। क्या दिख रही है? आप जानते हो आर इजकल टू, बात नहीं करिए, आर इजकल टू एम एल अपान एन ई स्क्वायर ए टाउ, यही है ना? और दूसरा आर इजकल टू क्या पढ़े हूं? वी अपान आई, वी अपान आई। दोनों को अगर एक साथ यहां पर लिख दो, वी अपान आई इजकल टू, इसको क्या लिख दो? एम एल अपान एन ई स्क्वायर ए टाउ। कोई दिक्कत इसमें? भाई यार की जगह रख सकते हो। अब अगर यल को यहां ला दो, क्योंकि हमको ई लाना है, भी अपान यल, और यहां क्या हो जाएगा? यम अपान एन ई स्क्वायर, और इसको लिख सकते हो, ये टाउ यहां लिख देते हैं, आई अपान ए, हो जाएगा ना? भी अपान यल को क्या लिखो? ई, और यम अपान एन ई स्क्वायर टाउ को क्या लिख सकते हो? रो, और आई अपान ए को जे। इसलिए रो इजकल टू क्या हो गया? ई अपान जे। सही है ना? देखो, ये डिफिनेशन हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट डेंसिटी रेशियो को भी हम रो कहते हैं, रो इजकल टू ई अपान जे। ठीक, अब चाहो तो इस पे वेक्टर भी लगा सकते हो, क्योंकि ई भी वेक्टर क्वांटिटी और जे भी वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, कर लोगे ना डिराइव? इस तरह के फार्मूले हो गए आपके। अगर कहीं पे रेजिस्टिविटी पूछता है, ई दिया है जे वगैरह, तो इस फार्मूले से आप इसको लगा सकते हैं। ये तो तुम समझ नहीं पाओगे, अभी इतना लेट से आए हो। हाँ, बारिश हो रहा था? हाँ, टेम्पो नहीं मिला? बिगड़ गया था तो धक्का दे दिए होते। अच्छा देख लो, शुरू से बता दे रहा हूं। देखो, हम लोग कल बताए थे ओम सलाना, ध्यान दिया, कल ओम सला बताए थे ना? ओम सला पढ़ी थी कल, भूल गई? क्या बताए थे? चलो ठीक है, भूल गई, अच्छी बात है। ओम सला में बी इजकल टू आर आई पढ़े थे ना, या आर इजकल टू बी अपन आई, ये सब कल बता दिए थे। यहां पर इस फार्मूले को डिराइव किया गया है कि v प्रोपोर्शनल टू आई कैसे होता है। ठीक, इसको प्रूव करना है, ध्यान देने, आता है बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन में। ओम्स लॉ को प्रूव करने के लिए, ओम्स लॉ का आता है, तो उसमें कुछ नहीं करना है, बस ऊपर लिख दोगे हम जानते हैं, वी नो दैट आई इक्वल टू एन ई ए वी डी। तुम लोग नहीं जानते हो? ठीक है, आई इक्वल टू एन ई ए क्या चीज? अब बताओ, इतने बड़े मोटिव इक्वल टू एन ई ए वी डी, तो एन इक्वल टू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है, या स्मॉल एन, ध्यान दो यहाँ पे। और ए क्या है? क्रॉस सेक्शन
एरिया है, यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। क्रॉस सेक्शन एरिया हिंदी में क्या कहते हो? ए वाला, ये जो है इस साइड में अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। और VD इक्वल टू होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी E इंटू ई अपान, यानी हर फार्मूला अलग अलग है। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी बताया E इंटू ई अपान एम इंटू टाउ। अब VD की जगह इसके जगह यह वैल्यू रख दिया गया E इंटू ई अपान एम इंटू टाउ, जबकि E इक्वल टू क्या होता है V अपान यल। ई की जगह लिख दिया गया V अपान यल, यहाँ होता है E इक्वल टू V अपान यल, पढ़े भी हो, रख दिए। बाकी एम एल यानी स्क्वायर ए टाउ आई हो गया, यहाँ पे आई इक्वल टू लिया, V इधर ला दिए, आई को इधर ला दिए, तो अब ये सब पूरा तुम्हारा कांस्टेंट है, इसलिए लिख दिया गया V प्रोपोर्शनल टू आई, और V इक्वल टू होता है I इंटू आर, यानी आर के ही जगह ये पूरी वैल्यू होगी, तो आर की वैल्यू ये आ गया एम एल अपान यानी स्क्वायर ए इंटू टाउ। बाकी एक कल बताए थे, उसे ओरली याद करा दिए थे कि जो प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है उसी को हम चालकता कहते हैं। क्या कहते हैं? चालकता कहते हैं। G इक्वल टू 1 अपन आर, या जब 1 अपन आर है तो G इक्वल टू आई अपन V हो जाएगा। और आर की वैल्यू देखो एम एल अपन यानी स्क्वायर ए टाउ, अगर इस फार्मूले के रूप में लिखना चाहो तो ये हो जाएगा यानी स्क्वायर ए टाउ अपन एम एल। इसके बाद ए है रेजिस्टिविटी, तो बता दिए थे, जान रहे हो, इसको कोई दिक्कत नहीं है। ये भी फार्मूला कल अपने आप ही लिख लिए थे तुम लोग, आर डैश इक्वल टू यानी स्क्वायर ए। हाँ, अब रो निकाला गया है, तो आर इक्वल टू एम एल, अभी फार्मूला जो लिखा गया वही है। अब बाकी रो इक्वल टू आर इक्वल टू रो एल अपन ए, आर की जगह ये वैल्यू रख दिया गया, तो एल अपन ए से कट गया, तो रो की वैल्यू ये आ गई एम अपन यानी स्क्वायर टाउ। बस यही तक हुआ था क्या? अच्छा ठीक है। अब इसके बाद रो ई और जे में रिलेशन निकाला गया है। रेजिस्टिविटी पूछता है, रेजिस्टिविटी, इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट डेंसिटी में, यानी रेजिस्टिविटी मतलब विशिष्ट चालकता, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र, और करंट डेंसिटी मतलब धारा घनत्व में संबंध। तो R इक्वल टू एम एल, वही फार्मूला जो पढ़े अभी इसके पहले, और दूसरा R इक्वल टू V अपन आई, तो R की जगह क्या रख दिए V अपन आई, ठीक है। या L को यहां ला दिए, I को यहां ला दिए, तो V अपन L को क्या कहते हैं E, और I अपन A को क्या कहते हैं J, ठीक है। अब इसके बाद है तुम्हारा सिग्मा से किसको रिप्रेजेंट करते हो? आधा नौ क्या है? सिग्मा। सिग्मा इक्वल टू क्या होता है? विद्युत चालकता। और इसके पहले कंडक्टेंस क्या पढ़े हो? कंडक्टिविटी है, ठीक है, वो कंडक्टेंस था और ये कंडक्टिविटी है, तो उसका मतलब विशिष्ट चालकता है। हाँ, ये विशिष्ट चालकता है, ठीक है। कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी किससे क्या होता है? सिग्मा इक्वल टू जो रेजिस्टिविटी होता है उसी का रेसिप्रोकल होता है 1 अपन रो। सिग्मा इक्वल टू 1 अपन रो। इसको रुको एक बार मैं सेव कर दूं, सेव कर दे एक बार, नहीं तो टूटिया रहा। सिग्मा इक्वल टू 1 अपन रो। अब सिग्मा ई और जे में क्या रिलेशन होता है? इसकी यूनिट बता दो क्या हो जाएगा? इसकी यूनिट बताओ इसका। मात्रक, मात्रक पर ओम पर मीटर। अच्छा, रो इक्वल टू क्या होता है? आर ए अपन एल। भूल गए हो? ओम मीटर होगा ना, तो नीचे ओम मीटर होगा, तो ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा? मोह। अच्छा, या इसी को क्या लिख सकते हो? मोह पर मीटर। मोह पर मीटर कर सकते हो ना? मोह पर मीटर या साइमन पर मीटर, क्या कहोगे? श्रेया जायसवाल, तुम्हारे रास का ही तो है, ठीक। रास क्या होता है? चलिए, ई रास मतलब कौन नक्षत्र में पैदा हुई हो? ई, सिग्मा और जे में रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट।
बोर्ड के लिए VIMP इस बार आया नहीं था, इसलिए इस बार आने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम है। हाँ, इस साल नहीं आया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन इस बार डेरिवेशन नहीं आया था, इस बार आएगा। छोटा सा ये डेरिवेशन बताओ। हाँ। और आई आना चाहिए, V और आई आएगा तो रो अपने आप आ जाएगा। तो V इक्वल टू क्या पढ़े हो अभी, V इक्वल टू आई आर नहीं, वो वाला फार्मूला निकालो यहाँ पे, ML अपन यानी स्क्वायर ए टाउ इंटू आई। V इक्वल टू ML अपान NE स्क्वायर ए टाउ इंटू आई, ये हो गया। ठीक, या इसी को लिख सकते हो V अपान L, L को यहां ला दो, ये चलो बच्चा, V अपान L इक्वल टू M अपान NE स्क्वायर टाउ, और यहां क्या लिख दो, I अपान ए। इसको क्या लिख देंगे हम, E, और इसको क्या लिखा जा सकता है, रो, और ए क्या हो गया, J, या J इक्वल टू क्या लिख दो इसको, E अपान रो। चलो वेक्टर हटा देते हैं अभी, J इक्वल टू E अपान रो, और 1 अपान रो किसके इक्वल है, सिग्मा के। तो J इक्वल टू क्या हो गया, सिग्मा इंटू ई, या इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो J इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू रो, बस। ठीक, देख लो आप, ए रिलेशन बिटवीन है इसके, ई वैद्युत क्षेत्र, सिग्मा बीसी चालकता, और जे धारा घनत्व में संबंध है। ये V इक्वल टू, ये फार्मूला देखो, कुछ फार्मूले तो आपको याद करना ही पड़ेगा, याद कर लो एकदम बिल्कुल। इसमें V इक्वल टू ML अपन NE स्क्वायर ए टाउ, और कहां से आया अगर भूल गए हो तो भी निकाल सकते हो, शुरू से देखो ड्यू टू वेलोसिटी से कैसे निकाला गया था इसको, आई। अब इसको V अपन L इक्वल टू M अपन NE स्क्वायर ए टाउ आई अपन ए हो जाएगा, आई इक्वल टू रो इंटू जे, इससे आपका ये डेरिवेशन हो गया। तो इसमें कहीं कोई दिक्कत, क्वेश्चन एक बताओ, लिखो क्वेश्चन। हाँ नहीं, क्वेश्चन एक हो जाएगा। यानी जे जो है तुम्हारा यहां पे, ये जे क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, ई के, यानी सिग्मा तुम्हारा कांस्टेंट है वहां पे। एक क्वेश्चन आप लोग बताइए, देखिए दिया है कि द रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर, द रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर, कपार तुम्हारा, कपार सुने हो, हाँ, द रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर, लिख लो क्वेश्चन, द रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर एट रूम टेम्परेचर, द रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर एट रूम टेम्परेचर इज, अभी हिंदी में भी बोल देंगे, हिंदी वाले नहीं लिख पाओगे, मतलब नहीं लिखो, हाँ समझ नहीं पाओगे। द रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर एट रूम टेम्परेचर इज 1.7 इंटू 10 पावर 8, 1.7 इंटू 10 पावर 8, यूनिट क्या होगा, रेजिस्टिविटी है ओम मीटर, ओम मीटर, ओम मीटर। If the free electron density, if the free electron density of copper is 8.4 into 10 to the power 28 per meter cube, क्या लिखिए, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ कॉपर इज
8.4 × 10⁸ 28 per meter cube. Find the relaxation time for the free electron of copper. बहुत आसान क्वेश्चन, सीधे फार्मूले पे ही है, लेकिन फार्मूला लिखो एक बार तब ना. Find the relaxation time for the free electron of copper. बाकी मास जान ही रहे हो इलेक्ट्रॉन का, और इलेक्ट्रॉन पे मास भी चार्ज भी जान ही रहे हो कितना होता है. बताइए, तुम लोग लिख लो. समझ गए हो क्वेश्चन क्या कर रहा ना. लिखो, कमरे के ताप पर बताओ. पहले फार्मूला बताइए, क्या लिखे हो. सीधे क्या दिया है, रो दिया है. बताओ फार्मूला में, क्वेश्चन में क्या दिया है, रो दिया है, एन दिया है, और क्या दिया है. इतना झापड़ गिरेगा. इलेक्ट्रॉन का घनत्व पर मीटर क्यूब है, देखो, यानी पर यूनिट वॉल्यूम का इलेक्ट्रॉन दिया है. यही वर्ड चेंज करता है, करंट डेंसिटी थोड़ा ना होगा. एन इक्वल टू, और क्या दिया है, एम. अरे मास तो लिखोगे, ई निकल गया, तो रो इक्वल टू क्या पढ़े हो आप, एम अपान एन ई स्क्वायर टाउ, यही तो पढ़े हो. तो टाउ इक्वल टू क्या हो गया, एम अपान एन ई स्क्वायर रो. बस यही फार्मूला है. बहुत तेज आता है तुम्हारा. ए फार्मूला होता है रो इक्वल टू एम अपान एन ई स्क्वायर टाउ. रो मतलब विशिष्ट प्रतिरोध का मान दिया है, एन मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या दिया है, एम मतलब द्रव्यमान है, किसका, इलेक्ट्रॉन का. उसका द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 × 10⁻31 kg. और ई का मान तो किसी को नहीं पता होगा. ये वैल्यू इसी में पुट कर दीजिए.